अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट, तो यस ये मैम। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे बोला है आर माइनस वन टर्म, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म, ये जो एक्सपांशन है उनका कोएफिशिएंट का रेशियो उन्होंने बताया है 1:3:5। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये आपको ऐसा ना बोल के ऐसा बोल सकते हैं कि फोर टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा उसका रेशियो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर एन है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन। ठीक है, अभी इसका एक्सपांशन सबको याद है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, मैं लिखती हूँ, आपको सबको पता रहेगा, या चाहे तो अभी वापिस से बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने सीखा हुआ है इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम का जो हमने स्टेटमेंट सीखा है उसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एनसीआर का प्रॉपर्टी, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? एंड आप यहाँ तो सिग्मा के टर्म में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, आप लिखेंगे एनसीआर एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर आर, और आर की वैल्यू यहाँ से आप बात करेंगे जीरो से लेके एन तक आ रही है। एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। ऑलरेडी हमने जब ऑब्जर्वेशन लिखी थी बाइनोमियल थियरम का स्टेटमेंट लिखने के बाद, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? अच्छा स्टूडेंट, ये चीज आपको पता है ये इसका एक्सपांशन है, तो यहाँ से जनरल टर्म मुझे लगता है आप सब लोग बता पाएंगे। जनरल टर्म की बात करूँ ये वाली होगी, आर प्लस वन टर्म की बात करूँ स्टूडेंट, ये हो जाएगी आपकी एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये आप क्योंकि वन का पावर यस कुछ भी मैम। करेंगे, यहाँ पे वन का पावर वन करेंगे, वन का पावर टू करेंगे, वन का पावर जीरो, वो वन ही हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिखा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करें। अच्छा ये स्टूडेंट जो मैंने जनरल टर्म लिखा है, मतलब आर प्लस वन टर्म लिखा है, तो यहाँ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट देखेंगे कौन सा हो रहा है, एनसीआर आ रहा है ना, एक्स टेज टू पावर आर। देखो ये वाला जो मैं लिखती हूँ, एक बार रेड पेन से दिखा देती हूँ, ये मैंने लिखा है जनरल टर्म। ठीक है, तो ये जनरल टर्म में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की पूछूं तो आप कौन सा बताएंगे? एनसीआर बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ द आर माइनस वन टर्म, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म इन दिस एक्सपांशन आर इन द रेशियो 1:3:5। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता पूछिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड रेड पेन आ रहा है यहाँ पे, ग्रीन से लिख लेते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ, the coefficients of coefficient of r minus one comma r comma r plus one गुड terms। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो एवरीवन हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, प्लीज यहाँ पे अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोले, आर माइनस वन टर्म, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म, जो ये एक्सपांशन है एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर एन, इसके एक्सपांशन में ये जो कोइफिशिएंट है आर माइनस वन टर्म का, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म का रेशियो आपको दिया है 1:3:5। यहाँ से आपको एन एंड आर की वैल्यू निकालनी है। तो कोई मुझे यहाँ पे बता पाएगा द कोइफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म्स इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन। एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं। मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, देखिए अगर हम आर प्लस वन टर्म लिखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको, एनसीआर, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल रहा है एनसीआर। ठीक है, अगर मुझे लिखना है आर टर्म तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास आर प्लस वन है तो यहाँ पे आर आ रहा है। एक सेकेंड में रेड पेन से दिखाती हूँ, देखो अगर आपके पास आर प्लस वन टर्म है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर हो रहा है। ये वाली बात ऑब्जर्व करिए आपने स्टूडेंट। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखने यस वाले मैम। हैं। तो द कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन comma r comma r plus one terms in the expansion, in the expansion of x plus वन whole raised to power n r। अभी मुझे बताइए क्या लिखूं, कोई मुझे बताएगा? तो यहाँ पे r माइनस वन टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए अगर यहाँ पे आप लिख रहे टी आर माइनस वन तो डेफिनेटली राइट साइड में क्या लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन माइनस, ऐसा लिखेंगे ना।
मतलब यहाँ पे अगर आपने लेफ्ट साइड में r+1 की जगह लिखा है r-1, तो इधर NC(r-2) हो जाएगा आपका। एग्री कर रहे हो ना आप लोग? प्लीज बताइए। मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये वाली चीज मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको। अगर यहाँ पे आपके पास r+1 है तो इससे कम इधर आता है, आपको r आया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने r-1 लिखा है, मतलब r-1 टर्म लिखी है, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट क्या रहेगा? NCr-2। प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, द कोएफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म, r टर्म एंड r+1 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक बार इसको इरेज कर दीजिए जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक सेकेंड, ये रेड पेन। ओके, इन द एक्सपांशन, ओके, टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस आर एवरीवन। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है आपको, मैं एक साथ में लिख रही हूँ, अलग अलग लाइन में नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, NCr-2। ये किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे r-1 टर्म लिखनी है तो आप स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे Tr-1। सो दिस इज इक्वल टू NC, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? r-1 से एक कम, तो ये आपका हो जाएगा r-2, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर r-2। मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात की जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे r टर्म लिखूं तो यहाँ पे आपके पास r-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे NCr-1 कॉमा NCr रिस्पेक्टिवली। मैं अलग अलग लाइन में नहीं लिख रही हूँ, एक ही लाइन में लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो आपका r-1 टर्म है उसमें ये कोएफिशिएंट आएगा NCr-2। आर्थ टर्म में जो कोएफिशिएंट आपको मिलेगा, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो मिलेगा NCr-1। एंड आपका जो r+1 टर्म में जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो है NCr। ठीक है, और इनका रेशियो हमें दिया है स्टूडेंट, जो दिया है वो इसको लिख लेते हैं। कौन सा दिया है आपको? यहाँ पे रेशियो दिया है 1:3:5। मतलब क्या दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। Therefore, NCr-2 is to NCr-1 is to NCr। ये रेशियो आपको क्या दिया है? ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, 1:3:5 ये दिया है, 1:3:5। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप क्या करेंगे? दो, या तो देखो पहले ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। बाहर से आपको इक्वेशन मिलेगी N एंड R के टर्म में, उसको सोल्व करके दोनों दो इक्वेशन मिल जाएगी। देखो पहले अगर मैंने इनको लिया, सेकंड एंड थर्ड टर्म को लिया यहाँ पे, ये वाले और इसको, इनका रेशियो कैलकुलेट किया, तो बेसिकली सिंप्लीफाई करके N एंड R में आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, वैसे ही मैं स्टार्टिंग का 2 का रेशियो ले रही हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी N एंड R के टर्म में। फिर आपको जो इक्वेशन मिली उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ? एनसीआर का प्रॉपर्टी यूज करने वाली हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी? प्लीज नोट दिस वन, NCr डिवाइडेड बाय NCr-1। याद है स्टूडेंट, जब हमने एनसीआर के प्रॉपर्टीज में लिखा था, ये यहाँ पे काम आने वाला है। ये NCr डिवाइडेड बाय NCr-1 ये होता है आपका N-R+1/R। तो ये मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लेकिन उसको लिखने के लिए प्रॉपरली ऐसा ऑर्डर लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि मैम ने लिखा क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे रेड से दिखा देती हूँ। पहले मैं ये वाली टर्म लिखूं एंड अपॉन ये लिखूं, तो रेशियो आप बता सकते हैं क्या होगा एवरीवन? वैसे तो यहाँ पे दिया है कि NCr-2 is to NCr-1 is to NCr is equal to 1:3:5। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? ये पर्टिकुलर ऑर्डर में ना लेके मैं ये वाली ले रही हूँ, मतलब जो अपने लेफ्ट साइड में जो थर्ड टर्म लिखी है एंड सेकंड टर्म का रेशियो लू, तो यहाँ पे आपको 5:3 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से स्टूडेंट सोल्व करेंगे, मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगी, तो यहाँ से थोड़ा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो भी एनसीआर का जो रहता है पूरा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करना चाह रही हूँ, एंड प्लीज पे अटेंशन। नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस से आपको पूरा मेथड से दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैंने इनका रेशियो ले लिया, जैसे मैं बोल रही हूँ NCr अपॉन NCr-1, कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे इसके अपॉन ये ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट यूज करना है ना, इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले ये टर्म लिख रही हूँ, फिर इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से रेशियो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कोई बताएगा? 5:3 लिखना पड़ेगा ना एवरीवन? प्लीज बताइए। अगर मैं जो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखूं, तो जैसे अगर मैं NCr-1
डिवाइडेड बाई एनसीआर लिखती तो मैं लिखती 3/5, ठीक है, लेकिन मैं पहले एनसीआर वाली टर्म लिख रही हूँ, फिर मैं एनसीआर -1 वाली टर्म लिख रही हूँ, तो यहाँ पे उसका जो रेशियो है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब ये उल्टे ऑर्डर में, तो यहाँ पे 5:3 हो जाएगा, मतलब 5/3। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। आपकी मर्जी, आप ऐसा कैसा भी लिखिए, आंसर सेम ही आने वाला है। मैंने यहाँ पे रिजल्ट यूज करना है, इसके लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। पहले ये वाली टर्म लिखिए एनसीआर, उसका रेशियो एनसीआर -1 के साथ करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे आप इधर से 5:3, मतलब 5/3। किसी को डाउट है प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। नो मैम। आप चाहे तो एनसीआर -1 डिवाइडेड बाई एनसीआर ले लीजिए, राइट साइड में हो जाएगा 3/5, एंड उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेसिकली यही मिलेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, अभी मुझे रिजल्ट पता है, वो रिजल्ट अगर मैं यूज करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा है तो यहाँ से रिजल्ट से मुझे मिलेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नथिंग बट आपको n-r+1 डिवाइडेड बाई r। इसका प्रूफ मैंने आपको बोला था आप कर सकती हो, मैंने दिखाया भी था, एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर -1, ये होता है आपका n-r+1/r, एंड इज इक्वल टू ये 5/3 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, तो उसमें आपका 2-3 मिनट लग जाएगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पे एक इक्वेशन लिखना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से बता दीजिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू n-r+1 हो गया, यहाँ पे 3, ओके 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ हो जाएगा r मल्टीप्लाई, ठीक है। एवरीवन प्लीज सिंप्लीफाई दिस, तो 3n-3r प्लस 3, आप लोग मेरे से पहले सोल्व कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये -3r, ये तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, 5r की टर्म को लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे हमें मिलेगा, एक सेकेंड, 3n-8r, 3n-8r प्लस 3, ये मुझे मिल रहा है, एक बार चेक करते हैं, 3n-8r, एंड यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहे तो इसको नंबरिंग दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने एक तो रेशो ले लिया है, अभी मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैं रेड से दिखा रही हूँ आपको, इन दोनों का रेशो लेती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि r-1 है और r-2 में कौन सी बड़ी है, ये r-1 वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इनका रेशियो मैं लेने वाली हूँ और वही रिजल्ट में यूज करने वाली हूँ, कैसे वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेशियो ले लेते हैं n-cr-1 अपॉन n-cr-2, एंड ये पर्टिकुलरली ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, क्या लू मैं राइट साइड में, 3:1 आ जाएगा स्टूडेंट। मैं उल्टा लिख रही हूँ, आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, n-cr-2 डिवाइडेड बाई n-cr-1 इज इक्वल टू 1/3, लेकिन मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये 3:1 मतलब 3/1 हो जाएगा, ठीक है, 3/1। तो स्टूडेंट ये वाले केस में कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाले केस में आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला, ठीक है, नीचे जो दिख रहा है सी के नीचे जो लिखा है r-1, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, आपको ब्रैकेट में अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, एंड यहाँ पे +1, एंड यहाँ पे आपको r-1। कैसे स्टूडेंट, ये वाली चीज आपको याद करना पड़ेगा, NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 इज सेम एज n-r+1 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे जो दिख रहा था वही चीज आपने यहाँ पे लिखा है, n के बाद माइनस में, ठीक है, n माइनस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया r-1, एंड यहाँ पे r आता था तो यहाँ पे r-1, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए सही है कि नहीं। डायरेक्टली क्या है, आप चाहे तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल लगा के, थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा जाएगा, इसलिए टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा डायरेक्टली लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको क्या है, 3/1 मतलब 3। स्टूडेंट थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको क्या मिलेगा, n-r+1 डिवाइडेड बाई r-1 इज इक्वल टू 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, n-r हो गया, आई थिंक +2 आ रहा है, एवरीवन प्लीज चेक, एंड यहाँ पे r-1 इज इक्वल टू 3। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एवरीवन, एंड मेरे से पहले आंसर बताइए आपको क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज n-r+2 इज इक्वल टू 3 इंटू r-1। लेट मी चेक, हाँ ये मिल रहा है,
एंड इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3r माइनस 3। एक काम करते हैं, 3 वाले r माइनस 3 वाले टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, n माइनस आर प्लस 2 माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एवरीवन प्लीज मैं वापस से बता रही हूँ, सेम क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है, हमने ये वाला मेथड फॉलो किया है। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे एंड जस्ट सिंप्लीफाई। तो n माइनस 4r हो गया यहाँ पे प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको कुछ नंबर बोल देते हैं, नंबर 2। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, जो ये थी ये मैं लिख देती हूँ, 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, क्या था हमारे 3n माइनस, क्या था हमारे पास 8r प्लस 3, 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला था स्टूडेंट। अभी साइमल्टेनियसली सोल्व कैसे करते हैं सबको पता है। अभी स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, या तो आप एक काम कर लीजिए, सेकंड जो मैंने लिखा है इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आपकी मर्जी है, या तो आपको n वाली टर्म एलिमिनेट करनी है या r वाली टर्म एलिमिनेट करनी है। ठीक है, तो एक चीज आप एक तो ये कर सकते हैं, अगर आपको सपोज n वाली टर्म एलिमिनेट करनी है तो दोनों इक्वेशन में n के कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, या तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एक काम करते हैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n का कोएफिशिएंट 3n हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, फर्स्ट ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 3n माइनस 12r प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एंड अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग, साइन चेंज, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको 4r मिलेगा, एंड यहाँ से स्टूडेंट माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से बात की जाए 4r इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3। एवरीवन सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अभी। वेरी गुड लीना, आपने आंसर भी बता दिया, एक्सीलेंट लीना। n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 3, लेकिन अभी हमारा n कैलकुलेट करना बाकी है। r की वैल्यू 3 आई तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 कैसा था, ऐसा था, n माइनस 4r प्लस 5। ठीक है, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है क्या, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, n माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने बोला था कि जो कोएफिशिएंट हो r माइनस 1th टर्म, 8th टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का कुछ आपको रेशो में दिया था, वो रेशो में होगा। अभी जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दे, कभी कभी बोल सकते हैं जैसे 6th टर्म, 7th टर्म और 8th टर्म का जो कोएफिशिएंट की जो बेसिकली किस रेशो में वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, एंड फिर वहां से आपको n एंड r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। जिन लोगों का सही आंसर आया, वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट, मतलब आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, और यहाँ पे भी, क्योंकि आप यहाँ पे आंसर बता रहे, वेरी गुड। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे। एवरीवन समझ में आया सबको कैसे किया, कोई तो बता दीजिए चैट सेक्शन में समझ में आया कि नहीं। जिया ने भी आंसर सही दिया, लीना ने भी, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ये, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट एक चीज तो हमें पता है कि जो पहला वाला जो, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में आपको x का पावर 5 का क्या कोएफिशिएंट आएगा वो बताना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, पहले वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं सेपरेटली उसका एक्सपांशन लिख के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक्सपांशन मुझे बताइए कैसे लिखेंगे।
अभी ये सबको रिजल्ट पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6c0 प्लस 6c1 इंटू 2x। चेक करती हूँ किसने डाउट पूछा है क्या यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए जो मैं लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं। 6c2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 6c3। अच्छा लीना, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। यस मैम, मैंने बताने के लिए एड्रेस। ओके लीना, लीना आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है यहाँ पे स्टूडेंट? ये वाला मैं यूज कर रही हूँ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन। इसका एक्सपांशन हमें अभी बार बार लिख रहे हैं तो ये हो जाता है NC0 प्लस NC1x प्लस अप टू लास्ट आपका हो जाएगा NCn इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है स्टूडेंट, वही मैं ये सेकंड ब्रैकेट में भी यूज करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, क्योंकि एक तो यस क्या है। मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे ये वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट पहले तो आपको सेपरेटली उनका एक्सपांशन लिखना पड़ता है। ठीक है, एक तो चीज है अगर आपको ओरली पता है कि इसमें ये वाले पहले ब्रैकेट में मतलब जो टर्म्स है कैसे दिखेंगे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, सो 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन कुछ ऐसा दिखेगा। एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा 6c4 इंटू 2x का पावर 4 प्लस 6c5। एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x का पावर 5 प्लस 6c6। एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x का पावर 6। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अभी आप चाहे तो पूरा अभी ओपन कर लीजिए। ठीक है, 6c0 की वैल्यू कितनी आती है, सब अगर आपको अभी कैलकुलेट करना है तो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे कोएफिशिएंट x का पावर 5 मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे बताइए मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या यहाँ पे? आप बताइए, क्योंकि आंसर हमें लाना है तो बाद में भी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 6c0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, मैं लिख देती हूँ 6c1 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 6। ठीक है, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एवरीवन चेक कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12x। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। पहले वाला टर्म हो गया 1, दूसरे वाला टर्म हो गया 6 इंटू 2x मतलब 12x। अभी इसकी वैल्यू बताइए 6c2 6। एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 6c2 की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी? एक सेकेंड, 6 इंटू 5 में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यहाँ पे 15 हो गया था, 15 को अगर आपने 4 से, हाँ 60, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपकी। ओके, यहाँ पे 60 इंटू एक्स का पावर 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बता सकते हैं कोई? 160 एक्स का स्क्वायर। 160 इंटू एक्स क्यूब ना। एक चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 6 हो गया 20। एंड 20 को अगर हम 8 से, वेरी गुड लीना, आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट है, ये हो गया 160 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट मैं पूरा लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप जब यहाँ पे अगर एक्स का पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करें, ठीक है, तो आपको समझ में आए हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद बताइए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 6c4 की 240 वैल्यू एक्स की पावर 4। 40 इंटू एक्स टू द पावर 4। 240 मैम। 240, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं 240। एवरीवन आपको पता है 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। एंड 6c4 की वैल्यू इज सेम है 6c2। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको मिला था 15। एंड 15 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा है 240। करेक्ट है ना कैलकुलेशन एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे 15 इंटू 16 ऐसा कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट, 240 आएगा यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर 4। एंड आगे का टर्म कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है एवरीवन। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, खुशी आप बताइए, सबको चांस मिलना चाहिए। खुशी नेक्स्ट टर्म बताइए ये क्या हो जाएगा? मैम 192 एक्स की पावर 5। 192। मैम ओके ओके, वन बेसिकली यहाँ पे 2 का पावर 5 करते तो 32 हो जाते हैं। 32 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, वेरी गुड। 192 इंटू एक्स टू द पावर 5। एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट 6 ओके 6 मतलब इसका जो वैल्यू आएगा डेट इज सेम है 6c0। ठीक है, और वो पता है आपको 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2x का पावर 6 है। एंड 2 का पावर 6 करते हैं तो कितना होता है स्टूडेंट? 64। 64। अभी सबको समझ में आई है हमने जो एक्सपांशन लिखा है ये किसका है? ये हमारे पास है 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 6।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी वैसे ही हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7 का लिखने वाले, डायरेक्टली यही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा n की वैल्यू है 7। वेरी गुड। यहाँ पे लीना आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। मैम डाउट नहीं। ओके अच्छा स्टूडेंट, मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज मैं ना सिर्फ इतना लिख के एंड दूसरा वाला एक्सपांशन 1 माइनस एक्स का पावर होल रेज टू पावर 7 वो लिख देती, एंड फिर मैं आपको बता देती कि यहाँ पे उनके प्रोडक्ट में एक्स का पावर 5 है, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। बाद में कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू, ये अभी कैलकुलेट कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन कुछ ऐसा आएगा 7c0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो मैं एक साथ में ही लिख देती हूँ। यहाँ पे फिर मिलेगा माइनस 7c1, यहाँ पे x मिल जाएगा, फिर प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे लिख रही हो NCR, r की वैल्यू जहाँ पे ओड आ रही है वो वाले केस में माइनस साइन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने b माना है माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स का पावर 1 करेंगे तो माइनस साइन दिखेगा। ठीक है, फिर माइनस दिखेगा आपको 7c3 एक्स का पावर 3 प्लस 7c4 यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस दिखेगा आपको, माइनस फिर है 7c5 इंटू एक्स टू द पावर 5, एंड स्टूडेंट बाकी टर्म यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस 7c, यहाँ पे हमारे पास हो गया 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 7c7 इंटू एक्स टू द पावर 7। स्टूडेंट प्लीज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए जो भी आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 7c0 की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे 1। लिख लेते हैं 1। ये किसका है आपके पास 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन है 1। उसके बाद 7c1 ये हो गया 7 माइनस 7x आ गया, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके उसके बाद प्लस 7c2 की, 21। ओके आप एक बार बता दीजिए। एक रुको, कोई और स्टूडेंट है जो आंसर करना चाहेगा? रीना आप तो एकदम फास्ट है कैलकुलेशन में, तो आपका कितना है यहाँ पे थर्ड टर्म का? मैम प्लस 21 एक्स का स्क्वायर। ओके 121। नहीं मैम, प्लस 21। ओके प्लस 21, एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा दोनों का मिस्टेक हो गया तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास 7c2 था, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ 7 इंटू 6/2। हाँ 21 ही आएगा यहाँ पे, 21 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन आएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन। स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिए 7c3 की वैल्यू सेम आएगी 7c4 से, ठीक है सेम आएगी, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया प्लस 21 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने? नहीं, हमने ये वाला कैलकुलेट किया था ना, लेकिन 7c3 का वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। एक सेकेंड, 7c3 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 इंटू 6 इंटू 5। मैं ऐसा लिख रही हूँ, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 आया, ये कैंसिल हो जाएगा, 35 आया। एवरीवन प्लीज चेक, 35 इंटू एक्स क्यूब भी आया आपका या कुछ अलग आया? एवरीवन प्लीज चेक, सही है कि नहीं, कोई तो मैम बताइए। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि मैंने ये 35 इंटू एक्स टू पावर 4 कैसे लिखा स्टूडेंट, ऐसे 7c3 की वैल्यू इज सेम है 7c4। ठीक है, एंड यहाँ पे 7c5 आ रहा है, एंड 7c5 की वैल्यू इज सेम है 7c2। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये हो गया माइनस 21 21 एक्स की एक्स टू द पावर पावर 5। फिर क्या आने वाला है, वैसे आपने पढ़ा था ना जब हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन लिखा था, जो टर्म है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल ना, ऐसा पढ़ा था बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, या तो यहाँ पे वापस देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने लिख दिया है 7c6 की वैल्यू सेम है 7c1, ठीक है वो 7 आया, तो 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, ये हो गया 6। एंड अभी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, माइनस साइन दिख रहा है हमें, एंड यहाँ पे 7c7 की वैल्यू इज सेम है 7c0। ठीक है, वो वाला हो गया आपके पास 1 इंटू एक्स टू द पावर 7। मतलब ये, किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? मैंने यहाँ पे पूरा सोल्व करके आपको दिखाया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखते कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस
एंड उसके बाद भी आप कैलकुलेट कर सकते थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या वैल्यू है। ठीक है, एंड स्टूडेंट जो अभी पहले आया था उसको मैं साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो अभी लिखा था 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 का इधर ही लिख के देती हूँ ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े। ये इसका होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं 1 + 12x 1 + 12x + 60 टाइम्स x², ये था। फिर हमारे पास प्लस 160x³ 160x³ प्लस 240 टाइम्स x⁴। एवरीवन प्लीज चेक हम जो लिख रहे हैं कि सही है कि नहीं। ओके, ये हो गया 160x³ प्लस 240x इंटू x⁴ प्लस 192x⁵ 192x⁵ प्लस 64 इंटू x⁶। स्टूडेंट सही लिखा है कि नहीं प्लीज बता दीजिए। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, क्योंकि अभी इनके प्रोडक्ट में x का पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the coefficient of x⁵ in the product of यहाँ पे आपके पास है 1 + 2x इंटू 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 एंड यहाँ पे है 1 - x होल रेज टू पावर 7। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको पता है 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है और आपको पता है पहले ब्रैकेट में ये वाली सब टर्म है। ठीक है, क्योंकि ये वाला 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 में आपको पता है 7 टर्म्स आ रही है। 1 - x होल रेज टू पावर 7 में आपको 8 टर्म्स आ रही है। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये वाली पहली ब्रैकेट लेंगे, एक सेकेंड। ओके, पहले वाला नंबर इसको दे देते, दूसरा वाला ये। ठीक है, एंड अभी स्टूडेंट मुझे बताइए अगर आपको x⁵ वाली टर्म चाहिए तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने यहाँ से कांस्टेंट टर्म ली है पहले ब्रैकेट से तो दूसरे वाले ब्रैकेट में डेफिनेटली आपको x⁵ वाला टर्म चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली कोएफिशिएंट बात कर रहे हैं x⁵ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से कांस्टेंट टर्म ली है 1 तो यहाँ पे x⁵ वाली 5 जो है ये टर्म इसका कोएफिशिएंट है -12 और यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 1, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से अगर मैंने कांस्टेंट टर्म लिया फर्स्ट ब्रैकेट से 1 तो वो वाले सेकंड ब्रैकेट में मुझे लेना पड़ेगा ये वाले -21 इंटू x⁵, तभी मुझे x⁵ वाले टर्म मिलेंगे। अभी मैं कोएफिशिएंट पे फोकस कर रही हूँ तो ये हो गया -21। किसी को डाउट है ये वाली बात में? अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म ली है तो सेकंड ब्रैकेट में मुझे x⁵ वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तभी तो मुझे x⁵ मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट उनके प्रोडक्ट में? यस मैम। अच्छा, ये वाला हो यस गया। मैम। ओके स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में x वाली टर्म ली है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है x वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 12, पहले ब्रैकेट में जहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है तो यहाँ पे 12 होगा। तो सेकंड ब्रैकेट में कौन सा देखना है, x⁴ का कोएफिशिएंट देखना है, ये वाला 35। वेरी गुड। फिर आएगा प्लस साइन स्टूडेंट, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे 60 लिया एंड वहां पे क्या चाहिए x³, वो कितना है -35। अभी यहाँ पे प्लस साइन करते हैं। अगर आपने यहाँ पे x⁴ वाला टर्म दी, ओके नहीं, कौन सा टर्म बाकी है हमारे पास, यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं लिया हमने फर्स्ट ब्रैकेट में। अगर क्यूब वाला टर्म लिया है इसका कोएफिशिएंट 160 है फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में x² वाला टर्म देखेंगे तभी तो आपको x⁵ वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, 160 × 21। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं आया है। 21 स्टूडेंट, कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ टर्म मिस कर दिया है तो आप प्लीज बताइए। ठीक है, एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ब्रैकेट से x⁴ का कोएफिशिएंट देख रही हूँ। यहाँ पे 240 है एंड वहां पे मुझे x का टर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 240 इंटू यहाँ पे मुझे मिलेगा -7 एंड अभी क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आपने x⁵ टर्म लिया है मतलब यहाँ पे x⁵ का कोएफिशिएंट 192 है तो सेकंड ब्रैकेट में आपको कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1। ठीक है, अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल आंसर बताना है। आप चाहे तो अभी कीजिए एवरीवन या आप मुझे होमवर्क में करके बताइए, कर सकते हो इतना पार्ट। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल आंसर लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द प्रोडक्ट ऑफ
1 + 2x होल रेज टू पावर 6 इंटू 1 - x टू द होल रेज टू पावर 7। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे मेरे पास और भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं, जो मैंने रेड में दिखाया आपके लिए। स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन नो सबको मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके एवरीवन, बाकी लोग भी बताइए। लीना आपका हैंड रेज है यहाँ पे, कुछ डिफिकल्टी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, तो स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे आप मुझे देख के ही बता सकते हो, यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैं अभी दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, एक सेकंड, इन द एक्सपांशन, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा कुछ दिया है, x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया है, इंटू 1 + 3x + 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली लिया है ऐसा दिया है यहाँ पे, प्लस x टू द पावर 4 ऐसा दिया है। ठीक है, मतलब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में आपको बताना है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। जस्ट इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है स्टूडेंट, आपको जस्ट ऑब्जर्व करके यहाँ पे आपको बताना है। एवरीवन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको एक्स क्यूब की टर्म चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में अगर आपने एक्स वाली टर्म ली है, तो सेकंड वाली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपको एक्स क्यूब वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आंसर लिखने वाली हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट कोई मुझे यहाँ पे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एंड मुझे डायरेक्टली कोएफिशिएंट बताने हैं यहाँ पे, तो मैं लिख रही हूँ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा इन दिस एक्सपांशन, या डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एवरीवन पे अटेंशन, अगर फर्स्ट ब्रैकेट से आपने एक्स वाली टर्म ली है, तो सेकंड ब्रैकेट से कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, रुको मैं दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ से अगर लिखना चाहिए ना ऐसा, आपने ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाली टर्म को इसके साथ, ठीक है, एंड ये वाली टर्म को इसके साथ, ऐसा भी कर सकते हो, आपके लिए जैसा इजी लगे वैसा। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ हो सकता है क्या उसके बाद? ये देखो, और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि यह पहली ब्रैकेट में हमारे पास x + 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का टर्म है, एंड ये अगर मैंने सेकंड ब्रैकेट से 5 टाइम्स एक्स क्यूब वाला टर्म लिया, इधर से लेंगे तो उसका पावर 3 से ज्यादा हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट यहाँ पे? तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो कोएफिशिएंट मुझे बताइए, अभी के लिए मैं इसको अनड्यू कर रही हूँ। एवरीवन, अगर मैंने यहाँ से x वाली टर्म लिया है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, सेकंड ब्रैकेट से मुझे x स्क्वायर वाला टर्म लेना पड़ेगा, वहां पे कोएफिशिएंट है 4, सो 1 × 4। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए। 1 × 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद बताइए प्लस करके क्या आएगा? अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिया है, तो सेकंड ब्रैकेट से मैं 3x, जो x का टर्म है वो वाला लेना पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट में आपको एक्स क्यूब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 3 प्लस करके अभी स्टूडेंट क्या आएगा? यहाँ पे जो एक्स क्यूब वाली टर्म अगर फर्स्ट ब्रैकेट से ली है, तो सेकंड ब्रैकेट में आपको कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी, सो 1 × 1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। 1 × 4 = 4, ये +6 + 1 11 आंसर हमारा आया। सबको समझ में आया कि नहीं? प्लीज बता दीजिए एवरीवन। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोडक्ट वाला लिया है, अदरवाइज ये सिंगल एक्सपांशन दिया होता है, जैसे मैं बोलूँ 1 + x होल रेज टू पावर 10, उसमें x का पावर 6 का कोएफिशिएंट बताइए, वो तो आप डायरेक्टली जनरल टर्म देख के भी बता सकते हो ना मुझे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि जो आपको जो पावर का कोएफिशिएंट पूछा है आपको, वही जनरल टर्म में बेसिकली वो x का पावर वही रख दीजिए ना आप। एक मैं करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं बोलूँ कि ये इसके एक्सपांशन में मुझे बताओ कि आपके पास x का पावर 7 का क्या कोएफिशिएंट आएगा, तो कैसे करोगे स्टूडेंट? इसका जनरल टर्म लिखोगे आप। इसका जनरल टर्म आपने बताया ऐसा होता है, TR + 1 = NCR, एंड यहाँ पे x टू द पावर r हो जाता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो अगर यहाँ पे आपको x का पावर 7 का कोएफिशिएंट देखना है तो आप r की वैल्यू क्या लेंगे, 7 लेंगे ना। तो बेसिकली इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, NC7 और n की वैल्यू है 10। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि एक ही सिंगल एक्सपांशन आपको करना है। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट दिए आपको, तो वो वाले केस में आपको ध्यान देना पड़ता है कि पहले ब्रैकेट से कौन सा टर्म ले, दूसरे ब्रैकेट से कौन सा टर्म ले। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ये वाला मैं इरेज कर दिया स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ इसी टाइप का मेरे पास है। चलो ये वाला देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट। अगर स्टूडेंट किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन, अगर मैंने ऐसा दिया, लेट अस सी हाउ मेनी स्टूडेंट कैन डू दिस। 1 plus 3x plus 3 times x square plus x cube होल रेज टू पावर 15, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एंड अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। स्टूडेंट बोलेंगे मैम बाइनोमियल थ्योरम का तो लग ही नहीं रहा है ये क्वेश्चन। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए जो ब्रैकेट में है वो क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो नथिंग बट ये जो है 1 plus 3x plus 3 times x square plus x to the power 3 होल रेज टू पावर 15 है। अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली आपका 1 plus x होल क्यूब दिया है। ऐसा आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। यहाँ पे उसका पावर होल रेज टू पावर 15 है। स्टूडेंट मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं, प्लीज चेक कर लीजिए। 1 plus x होल क्यूब करेंगे तो यही 4 टर्म मिलती है कि नहीं आपको, एवरीवन? यस मैम। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, आइडेंटिटी यही मिलता है। अभी तो मुझे लगता है इजी हो गया आपके लिए। क्या हो गया आपके पास, 1 plus x होल रेज टू पावर 45 हो गया, 3 into 15 45। ठीक है, अभी इसके एक्सपांशन में आप x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट इजीली बता पाएंगे स्टूडेंट, अभी जैसे हमने किया था। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, therefore the coefficient of x to the power 9 in इसके वाले एक्सपांशन में 1 plus 3x plus 3 times x square plus x cube whole raised to power 15 is, स्टूडेंट अभी सबने याद किया है ये वाला। देखो अभी दिखाया था हमने 1 plus x whole raised to power n रहता है, तो वहां पे x का पावर n का कोएफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात की जाए n की वैल्यू 45 हो गई। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, क्योंकि ये वाले में जनरल टर्म ऐसा लिखते देखो, ये है 1 plus x होल रेज टू पावर n है। आप चाहे तो सिग्मा के फॉर्म में लिख लीजिए, अदरवाइज जनरल टर्म इसका क्या होगा वो मैं दिखाती हूँ। इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म हमें मिलेगा वो ये वाला होगा, दिस इज इक्वल टू NCR इंटू x टू द पावर r, ये जनरल टर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हो, नहीं तो जो भी हमने अभी तक सीखा है बाइनोमियल में वैसा लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। प्लीज बताइए। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे मुझे x का पावर 9 का कोएफिशिएंट चाहिए ना। बेसिकली x का पावर 9 रहेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, NC9 हो जाएगा। प्लीज बताइए, n की वैल्यू यहाँ पे 45 है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 45C9। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा हो, प्लीज बताइए। नहीं आ रहा है तो मैं आपको ओरिजिनल जो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म लिखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में जो एक्सपांशन हमने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये हमने ऑलरेडी बार बार यूज किया है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखने के लिए आपको बोला। स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए। नहीं आ रहा तो मैं वापस से दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ आपको। हम ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 plus x होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन स्टूडेंट ऐसा लिख रहे हैं, NC0 plus NC1 इंटू एक्स डॉट 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 प्लस NCn इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अगर आपको x टू द पावर 9 मिलेगा तो उसका कोएफिशिएंट आपको पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC9, और n की वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलरली 45 है, तो यहाँ पे हमारा x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट इसके एक्सपांशन में 45C9 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा लीना ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पे है कि नहीं प्लीज बताइए, नहीं तो उनको लगेगा मैम सिर्फ एक को ही पढ़ा रही है।
थैंक यू लीना फॉर रिस्पॉन्स। अच्छा, आपका आंसर आ भी गया 171 पिछले क्वेश्चन का, वेरी गुड। जिया ने भी आंसर किया है 11 पिछले क्वेश्चन का, वेरी गुड जिया। बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए आपको समझ में आ रहा है जो हमने डिस्कस किया अभी? कर सकते हो ना ऐसा आप? यस मैम। या आप चाहे तो जो नॉर्मली हम लिखते हैं वैसा भी कर सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट है कोई इसका जनरल टर्म ऐसा लिखेंगे, TR+1 इज इक्वल टू 45CR, फिर उसके बाद लिखते हैं आप लोग कैसा लिखते हैं, 1 का पावर आप करेंगे जैसे 45 माइनस R तो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। एंड फिर आप ऐसा लिखेंगे x टू द पावर हो जाएगा R, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यही चीज Yes, लिखने ma'am. वाले हो ना, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो x टू द R की वैल्यू 9 ली, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा x टू द पावर 9 का वो हो जाएगा 45C9। तो ये वाला मैं अभी इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन आपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा है। देखो, अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर मैं बोलूँ उसको मैं कोई नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, वैसे टाइप के क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अगर मैं आप बोलूँ कि कोई एक्सप्रेशन है वो हमेशा 7 से डिवाइड होती है, प्रूफ करना है, तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट। आपने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया, अभी हम करेंगे। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम अभी एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें? आई होप इतना तो हो गया हमारा। एंड स्टूडेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ओके, एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं दूसरे टाइप का। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट क्वेश्चन है, ओके, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन शायद से हमने नहीं की है डिस्कस, लेट अस राइट डाउन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion, number of terms in the expansion of root 5 plus 4 times root 11 whole raised to power suppose 124 है। एंड यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि विच आर इंटीजर्स, विच आर इंटीजर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका होल रेस्ट टू पावर आपको इंडेक्स भी दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोले कि आपको वो बताना है कि कितने टर्म ऐसे रहेंगे ये एक्सपांशन में जो इंटीजर्स मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ रूट 5 प्लस 4 टाइम्स रूट 11 होल रेस्ट टू पावर 124 है। आपको पता है इसके एक्सपांशन में 125 टर्म्स मिलेंगे, लेकिन कितने टर्म्स में इंटीजर्स आपको मिलेगा, विच आर इंटीजर्स, ठीक है। मतलब वहां पे आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड रूट 11 वाले टर्म नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये जो स्क्वायर रूट आपका दिख रहा है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई आइडिया? जनरल टर्म लिख सकते हैं हम, इसका लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? अगर मैं ये अगर बोलूँ ये जो इसके एक्सपांशन का जनरल टर्म क्या होगा आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ इसका जनरल टर्म हमारे पास हो गया R+1 टर्म, एवरीवन यहाँ पे हो जाएगा 124 CR इंटू रूट 5 का पावर हो जाएगा आपके पास 124 माइनस R, ठीक है, इंटू 4 इंटू रूट 11 एंड इसका पावर हो जाएगा R। एक बार चेक कर लीजिए एवरीवन, सही लिखा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने 4 इंटू रूट 11 लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये शायद से मैंने मिस्टेक किया, ये यहाँ पे है, मतलब ये 4th रूट है। एक सेकेंड, इसमें मैं करेक्शन करती हूँ, अदरवाइज आप ऐसे भी करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 इंटू रूट 11 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रूट 11 को आप 11 रेज टू पावर हाफ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एंड यहाँ पे 4 का पावर R हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। या अगर इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहे, जो क्वेश्चन मैंने जिस बुक से लिया है उसमें कुछ ऐसा है, मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, एक्चुअली ये ऐसा है इसका, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा दिया है, यहाँ पे 4, इसका मतलब स्टूडेंट सबको समझ में आता है? अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये आप बोलेंगे स्क्वायर रूट, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया ऊपर, तो ये इसका मतलब, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका मतलब है 11 रेज टू पावर 1/3। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, जब भी आपने सर्ड वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है किसी को? आप चाहे तो Yes, अगर ma'am. मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो भी हमारा आंसर आता, ठीक है।
कैसे आता वो मैं अभी दिखा देती हूँ। अभी के लिए मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। तो जो क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, यहाँ पे 4 दिया है एंड यहाँ पे 11, मतलब 11 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके लिख लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कोई मुझे बताएगा? जो जनरल टर्म मैंने लिखी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या हम? एवरीवन, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 124 CR एंड √5 को कैसा लिख सकती हूँ? 5 का पावर हाफ लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। √5 मतलब 5 का पावर हाफ, और ऊपर इसका पावर 124 माइनस आर दिया है, मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ 124 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं 124 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। एंड यहाँ से लिखना चाहे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेसिकली 11 रेज टू पावर, यहाँ पे 4th रूट लिखा है बेसिकली, मतलब 11 रेज टू पावर 1/4 है, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप लिखेंगे 11 रेज टू पावर r/4। ठीक है, अगर स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको ये जनरल टर्म लिख दी है, अगर आपको इंटीजर्स वैल्यू चाहिए तो वो वाले केस में क्या होना चाहिए प्लीज बताइए? जो ये 5 के पावर में जो लिखा है आपने, ठीक है, और 11 के पावर में जो लिखा है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे अपना पॉजिटिव मिलना चाहिए बेसिकली हमारा। यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, अगर मुझे ये एक्सपांशन में टर्म्स है वो इंटीजर्स चाहिए, मतलब मुझे ये √5 एंड 4th रूट ऑफ 11 ये वाली टर्म नहीं चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो ये सब, ये हमें कुछ तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक बार पहले तो ये बताइए। यस मैम। यहाँ से एक चीज तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे जो टर्म्स है ये जो बेसिकली सर्ड आपको मिल रहे हैं ना उनसे फ्री चाहिए, तो उसके एक तो चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पे 11 का पावर में r/4 है, मतलब r की वैल्यू 4 के मल्टीपल में मुझे चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे नेक्स्ट टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि हमें इंटीजर वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, मतलब r की जगह आपको क्या मिल सकता है? 4 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ 5 के पावर में जो दिख रहा है वो भी बेसिकली हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? जो 5 के पावर में है उसको कैसा लिख सकते हैं हम लिखेंगे 124 माइनस r/2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है 5 का पावर 0 भी हो गया तो 1 मिल जाता है। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है ये एक्सपांशन में विच आर इंटीजर्स, तो आपको क्या, पहले तो आपने जनरल टर्म लिखी है, फिर 5 के पावर में जो दिख रहा है एंड 11 के पावर में जो दिख रहा है बेसिकली वो वैल्यू आपका हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक तो बोला कि r जो है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और यहाँ से आप बोलेंगे 124 माइनस r/2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 124 माइनस r शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब आप लिखेंगे 124 इज ग्रेटर इक्वल टू r। इसका मतलब है आपका r शुड बी लेस देन इक्वल टू 124। ठीक है, एक तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों का कॉमन, मतलब आपको ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, साथ में r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 124। तो यहाँ से r की क्या क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट? ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से आपको मिलेगा r की वैल्यू आपको 0 4 8 ऐसा करके लास्ट आपको वैल्यू मिलेगी 124। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो r की कितनी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट? एनीवन? आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 आएगा, 16। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमें ये वाले एक्सपांशन में कितनी टर्म मिलेगी? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए 124 को पहले 4 से डिवाइड कर ले, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है 4 8 अप टू ये कितनी वैल्यूज है बेसिकली। तो यहाँ पे 4 3 12 एंड यहाँ पे 0 4 1 31 टर्म्स तो ये होगी, उसमें फिर r की वैल्यू 0 वाली भी इंक्लूड करनी है आपको, तो टोटल 32। प्लीज बताइए समझ में आया कि कुछ नहीं? ये वाला ये क्वेश्चन मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया है स्टूडेंट, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज बताइए यहाँ पे सबको समझ में आया कि नहीं?
यस मैम। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जगह ही नहीं है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल 1, ओके ये 31 एक प्लस 1, r की वैल्यू 0 ली तो 32 टर्म हो गए, टोटल 32 टर्म्स आर, या टोटल के वर्ड हटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको पता है उसके एक्सपांशन में तो 125 टर्म्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे 32 टर्म्स आर इंटीजर इन द गिवन एक्सपांशन, 32 टर्म्स आर इन, एक सेकेंड इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट वापिस से मैं दिखा देती हूँ जो क्वेश्चन हमने लिखा था ऐसा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर पे, देयरफॉर देयर आर 32 terms which are integer, which are integer in, क्या एक्सपांशन था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास √5 था, प्लस यहाँ पे 4th√11 था, एंड इसका होल रेज़ टू पावर 124। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, इसमें सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं आए तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है? कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता आपने एनसीईआरटी में ये वाला डिस्कस किया है कि नहीं। कोई मुझे बताइए चैट सेक्शन में जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लीना, जिया, खुशी। सीईआरटी मैम स्कूल में तो ऐसे क्वेश्चन मैम कम ही करवाए हैं, हाँ वो भी लेकिन मैम जुलते मिलते जुलते हैं, इसकी तरह नहीं कराए मैम। ओके थैंक यू लीना, लेकिन हाँ इस टाइप का मतलब एग्जाम में तो आ सकते हैं, क्योंकि हम जेई मेंस की बात करें ना तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे लगता है मिडिल टर्म के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अभी जो बाकी है तो मैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक एक क्वेश्चन ऐसा ले लेती हूँ जहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि कोई एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय कोई नंबर, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम से मैं दिखाने वाली हूँ, एक रिमाइंडर का आज के लिए एक क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, लेट अस राइट डाउन, 2 ही क्वेश्चन करते फिर आज के लिए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, ओके स्टूडेंट, वो वाला क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज यहाँ पे बाकी है, ये चीज भी पता होना चाहिए आपने। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट pth टर्म फ्रॉम द एंड, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन लिखा था, बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स n दिया है तो कितने टर्म रहेंगे और जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो यहाँ पे इन जनरल वो बोल रहे हैं अगर आपको एंड से pth टर्म फाइंड करना है तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन a plus b होल रेज टू पावर n इज n माइनस p प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं दिखा देती हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे अगर मैं बोला a प्लस बी द होल स्क्वायर, सबको याद है ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है लास्ट से पहली टर्म है, एग्री करेंगे सब लोग? ठीक है, तो मैं अगर t की वैल्यू 1 ले लू, यहाँ से t की वैल्यू 1 ले लू तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो गया ना? ये वाली समझ में आई? ये इन जनरल यहाँ पे लिख के बताया, ये तो आपको पता था, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ लास्ट से पहली टर्म है, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्टिंग से वो थर्ड टर्म होगी, बिगिनिंग से थर्ड टर्म होगी। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिख के बताया है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बोल रहे हैं आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है जो एंड से पी टर्म है, तो स्टार्टिंग से वो टर्म कौन सी रहेगी, ये वाले एक्सपांशन में a प्लस बी होल रेज टू पावर n, वो आपकी रहेगी n माइनस पी प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ये वाली टर्म रहेगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्टली इसका अप्लाई करना है, जस्ट हमें n की वैल्यू पता होना चाहिए एंड p की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल टर्म तो हमें लिखना आता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है एवरीवन, find the rth term from the end in the expansion of x plus a whole raised to power n। ठीक है स्टूडेंट, जो अभी रिजल्ट दिखाया वही यूज करके लिखने वाले, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, rth term from the end, ओके जैसे यहाँ पे लिखा था फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपांशन, एंड इन द एक्सपांशन
in the expansion of x plus a whole raised to power n is same as, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे n माइनस पी प्लस टू था ना, n p की जगह r दिया है आपको प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम स्टार्टिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई सबको? एक सेकंड, कुछ मैंने मिस्टेक किया है क्या? सही लिखा है। तो यहाँ पे n है और p की जगह r है, तो ये हमने लिखा है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका जनरल टर्म अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 टर्म की बात करी है ना, तो यहाँ पे जनरल टर्म कोई मुझे लिखना यहाँ पे बता सकते हो। जनरल टर्म मतलब ऐसा, टी आर प्लस 1th टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा एन माइनस आर, ये जनरल टर्म है, इंटू ए टू द पावर आपका हो जाएगा आर। ठीक है, लेकिन अभी हमें कौन सी वाली टर्म फाइंड करनी है? स्टार्टिंग से ये वाली n माइनस आर प्लस टू टर्म चाहिए। तो मतलब मैं जो ये देखिए यहाँ पे लिखूंगी n माइनस आर प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा वो देखिए एक बार, n c एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरीवन, n माइनस आर प्लस वन, क्योंकि ये जो है ना n माइनस आर प्लस टू, उसमें से एक आपने सब्ट्रैक्ट करके इधर लिखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरीवन, x टू द पावर, प्लीज बताइए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मैंने जो किया है वही देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस आर प्लस वन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, 8th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, तो हमने यहाँ से लिख दिया है कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज सेम एज n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे तो a का पावर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस आर प्लस वन। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, जस्ट यहाँ पे जनरल टर्म आपको लिखना है और यहाँ पे आपको बिगिनिंग से मतलब स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस टू टर्म लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एवरीवन समझ में आया कुछ? ये नहीं समझ में आया तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते ताकि आपको समझ में आए, जैसे आर की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है, या आप चाहे तो 3 ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखिए जो जनरल टर्म लिखी थी, यहाँ पे देखिए टी जो टर्म की बात करिए आर प्लस वन टर्म थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आर प्लस वन टर्म में एनसीआर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आर प्लस वन से एक कम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट एन माइनस आर था इंटू ए टू द पावर आर। तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व करिए, अगर हमें एन माइनस आर प्लस टू टर्म लिखनी है तो राइट साइड में क्या चेंजेस आएगा, एन सी आर की जगह आपका हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर एन में से वही चीज आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, और ए का पावर जो यहाँ आपने एनसीआर में जो लिखा रहता है वही यहाँ पे ए के पावर में आता है। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखने, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई बताइए कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या पूरा ही बाउंसर जा रहा है, तो भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। एवरीवन पक्का समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये वाला तो हो गया हमारा, नहीं डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ जहाँ पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन में उसी टाइप का ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे प्रूव दैट, अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रूव दैट 64 डिवाइड्स, या कोई वैल्यू भी लेके दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ प्रूव दैट 64 डिवाइड्स 9 रेज टू पावर 7 प्लस 7 रेज टू पावर 9, ये मैंने क्वेश्चन लिए, आप चाहे तो ऐसा जहाँ पे n के टर्म्स दिख रहे हो वो वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो कुछ जैसे, अगर मैं बोलूँ 35n प्लस समथिंग इज डिविजिबल बाय सम नंबर, ठीक है, वैसा भी हम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको प्रूव करना है तो एक चीज क्या कर सकते हैं हम, ये जो 9 रेज टू पावर 7 है प्लस 7 रेज टू 9, ठीक है, तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करके उसका एक्सपांशन लिखने का ट्राई करेंगे। और अभी आपको पता है 64 मैंने यहाँ पे दिया है, और 64 आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो नंबर मैंने दिए ना, देखो एक काम कैसे कर सकते हैं कि प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं 9 रेज टू पावर 7 प्लस 7 रेज टू पावर 9 इसको कंसिडर करती हूँ, कर सकते हैं?
यहाँ पे पर्टिकुलरली वैल्यू दी हुई है आपको, अदरवाइज कभी कभी आपको n के टर्म्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 64 है इस 8 का स्क्वायर, तो एक काम कर सकते हैं, जो हमने लिखा है ना इसको 8 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा लिखने का ट्राई करेंगे, जो 9 है मैं उसको 8 + 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। उसका 8 + 1 होल रेज़ टू पावर 7 हो गया, और ये 7 को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, कैसा, 8 - 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अभी क्या होगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है, जो एक्सपांशन अभी आएगा ना इसको सोल्व करके, वो बेसिकली 64 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब आपको हर टर्म में 64 वाला टर्म दिखने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मतलब मल्टीपल ऑफ 64 ऐसा हमें करना है यहाँ पे। तो कोई मुझे इसका एक्सपांशन बताना चाहेगा? नॉर्मल जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन है वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, पहली ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट में यूज कर लेती हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 7c0, ठीक है। लिख सकती है ना, यहाँ पे 8 का पावर कितना हो जाएगा एवरीवन, 7 हो जाएगा, 1 का पावर 0 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चेक कीजिए एक बार जो मैं लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं। 7c1 यहाँ पे 8 का पावर हो जाएगा 6, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 7c2 इंटू 8, यहाँ पे 8 का पावर हो जाएगा 5। फिर आपको मिलेगा 7c3 इंटू 8 का पावर आपके पास स्टूडेंट कितना होगा 4। कुछ समझ में आ रहा है? या तो आप चाहे 1 + x उसका जो रहता है ना होल रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन लिख सकते हो स्टूडेंट वहां से भी, क्योंकि मैंने क्या बताया NCR इज सेम एज NCn - r, वैसे भी लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 7c1 इज सेम एज 7c6, वैसे लिखना है तो वैसे भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ से मुझे मिला है 7c4 इंटू 8 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस 7c5 इंटू 8 स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 7c6, एंड यहाँ पे मुझे मिला 8, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट हो जाएगा आपके पास 7c7, ठीक है। ये वाली फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिखा, वैसे ही सेकंड ब्रैकेट का कर सकते हैं आप लोग, प्लीज बताइए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरा टर्म लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास 9c0, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8 का पावर 9, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली आपको मिलने वाला है, माइनस साइन अभी आएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे ओके एक सेकेंड, 9c1, एंड यहाँ पे कितना 8 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करके यहाँ पे आपको मिलेगा 9c2, 8 का पावर यहाँ पे 7, डॉट डॉट करके अभी मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है। फिर आपको जो लास्ट टर्म मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने बताया था माइनस, एक सेकेंड ये कहाँ पे हो गया, ओके यहाँ तक था हमारे पास। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में लिख रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे -1 का पावर n होता है, n की वैल्यू है यहाँ पे 9, मतलब लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस आएगा आपको, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 9c9 एंड 8 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जितने भी टर्म है ना वहाँ पे 64 वाला दिखना चाहिए, और जो बाकी टर्म जहाँ पे 64 नहीं दिख रहे हैं ना वो वाले टर्म कैंसिल होने चाहिए। देखिए अगर पहला ब्रैकेट देखेंगे 8 का पावर 7, 8 का पावर 6 फर्स्ट सेकंड टर्म में आपको दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे जब 8 का पावर 2 से ज्यादा कहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको, ये वाले टर्म में देखिए, ये वाली टर्म 7c6 इंटू 8 दिख रहा है, एंड यहाँ पे 7c7, ठीक है। तो ये वाली टर्म डेफिनेटली आपका सेकंड वाले ब्रैकेट के कोई टर्म से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हमें बोलना है कि जो टोटल एक्सप्रेशन है 64 से डिवाइड होता है, मतलब टोटल आपका 64 का मल्टीपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे 9c9 लिखा है, उससे पहली वाली टर्म कौन सी होती है, सेकंड वाली ब्रैकेट में आपको होता प्लस 9c8, एंड वहां पे आपको 8 का पावर 1 मिलता, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। कुछ तो आपको कैंसिल होने वाले, वही चीज आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो रही है, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। आपको चाहिए, प्लीज वेट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट 2 मिनट, अगर हम इसको अभी कंप्लीट करें तो? यस मैम। पक्का ना? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बाकी के जितने भी टर्म्स है सब में 8 का पावर 2 से ज्यादा, देखो ये वाली टर्म को छोड़ के, एक तो ये वाली टर्म यहाँ पे 8 का पावर 1 है, और ये वाले में 8 का पावर 0 है, ठीक है। ये दो टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स पहले ब्रैकेट में है सब में आपको पता है 64 का मल्टीपल मिलेगा,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले ब्रैकेट में भी लास्ट के 2 टर्म को छोड़ के, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हाँ, पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख सकते हैं हम इसको, नहीं तो फिर ऐसा बता सकते हैं स्टूडेंट, ब्रैकेट में क्या क्या था पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली जो टर्म जो बाकी रहेगी, यहाँ पे डायरेक्टली मैं कुछ यूज कर लेती हूँ वर्ड, जैसे के फॉर इंटीजर 64 इंटू के, ऐसा कर सकती हूँ स्टूडेंट में, क्योंकि ये जितने भी टर्म है आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, ये दोनों टर्म को छोड़ के पहले ब्रैकेट में और लास्ट ब्रैकेट में भी 2 टर्म को छोड़ के आपको पता है 8 का पावर आपको 2 से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली वो 64 के मल्टीपल है सारे टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आपको 7 से 6 और इंटू 8 का एक तो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो होगा आपका कितना हो जाएगा, 7C6 इज सेम एज 7C1, ये 7 इंटू 8 हो गया। एक बार मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रफली वाला दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू 64 इंटू के इज सम इंटीजर, एंड जो बाकी के जो टर्म है उसको मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। जो बाकी के जो टर्म है, ये वाला 7C6 इंटू 8, एंड यहाँ पे प्लस करके आपको मिल रहा है 7C7। स्टूडेंट ये वाले समझ में आए मैंने किसको किया है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट के क्या है, लास्ट 2 टर्म को छोड़ के बाकी सबको मैं 64 इंटू के कोई भी आपका इंटीजर होगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख के बताया, और वहां पे जो बाकी के जो टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 9C8 इंटू यहाँ पे आपको मिलेगा 8 का पावर 1, एंड लास्ट टर्म आपको मिल रहा है माइनस 9C9। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये वाली चीज, तो इनमें से देखना है कि ये जो टर्म कैंसिल होती है कि नहीं। ये आपको मिल रहा है 64 इंटू के इज सम इंटीजर, ये स्टूडेंट कितना हो गया 7 इंटू 8। ठीक है, एंड ये कितना हो रहा है आपके पास 7C7, मतलब ये 1 आ रहा है आपके पास, एंड इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, 9C8 इज सेम एज 9C1। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा, एक मिनट ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 9 इंटू 8, एंड यहाँ से क्या मिलेगा 9C9 इज सेम एज, एवरीवन प्लीज बता दीजिए, ये 1 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि एक बार वापस से बता रही हूँ, 7C6 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, आपका 7 आएगा। 7C6 इज सेम एज 7C1। ठीक है, वो आया 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया। 7C7 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, उसके बाद 9C8 की वैल्यू आपको ना कितनी मिलेगी यहाँ पे, दैट इज सेम एज 9C1, मतलब 9 इंटू 8 ये मैंने लिखा, और यहाँ पे लास्ट की बात की जाए तो स्टूडेंट ये 1 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये वाली टर्म माइनस वाली टर्म और ये वाली कैंसिल। ठीक है, तो 64K, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 7 8 56, एंड यहाँ पे प्लस करके आपको मिल रहा है 72। इन दोनों को चेक कीजिए, 72 इंटू 50, नहीं प्लस है यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस है। इन दोनों को ऐड करके बताइए कि जो आंसर मिल रहा है वो 64 का मल्टीपल है कि नहीं। ये हो गया आपके पास 8, एंड ये हो गया 12, 128। वो आपको पता है ये 64 का डबल है, तो मतलब टोटल क्या है, ये आपका 64 का मल्टीपल आ रहा है। आप चाहे तो उसको K2 बोल दीजिए, ए यूज कर लिया, आप चाहे तो दूसरा नोटेशन यूज कर लीजिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली चीज। तो आज के लिए सिर्फ इतना कंप्लीट करते हैं, लेकिन डोंट वरी, इसको अच्छे से मैं लिख के आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, प्लीज बताइए। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ।